हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एग्रीकल्चर वाला पोर्शन का सेकंड वीडियो लेकर के। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने इसका पहला वाला पार्ट अवश्य देखा होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज जिन बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ बिंदु यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख रहे होंगे। वृक्षारोपण कृषि क्या है, भारत की प्रमुख 3 फसलें कौन कौन सी हैं, उसके बाद चावल और चावल उत्पादक की प्रमुख भारतीय स्थल, जहाँ पर भारत के कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर हम चावल के उत्पादन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक बिंदुओं पर विस्तृत और गहन अध्ययन करते हैं और मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली कृषि जो है वो है वृक्षारोपण कृषि। ये कृषि क्या होती है। दूसरा है मुख्य 3 भारतीय फसलें कौन कौन सी हैं, तो रबी हैं, खरीफ है और जायद है। और इसके बाद हम अन्य फसलों का भी अध्ययन करेंगे। आज हम चावल के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, कल गेहूं, उसके बाद जूट, कपास, कहवा, काफ़ी, ऐसे ही विषयों के विषय में हम फसलों के विषय में हम विदमय नक्शे के साथ समझेंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो ये एक नक्शे के माध्यम से हम फिर देखेंगे कि बिहार में क्या है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, केरला, इन सब क्षेत्रों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। फिलहाल आज हम जिन बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं वह है वृक्षारोपण कृषि। आइए देखते हैं क्या है। विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन, यानी एक बड़े क्षेत्र में हम एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन करें तो वो वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया, तो एक लंबे एरिया में हम उस पेड़ का उत्पादन करते हैं। या फिर हमने सागौन का पेड़ लगा दिया, हमने साखू का वृक्ष लगा दिया, हमने सहतूत की खेती कर ली। इस प्रकार से एक बड़े क्षेत्र पर, बृहद पैमाने पर जब हम एक ही प्रकार की खेती करके फसल को उगाते हैं तो उसे हम वृक्षारोपण कृषि कहते हैं। दूसरा क्या है, इस वृक्षारोपण कृषि में अत्यधिक पूंजी निवेश बड़े स्तर पर करके वृक्षारोपण किया जाता है। साथ में इसमें अत्यधिक मजदूरों की भी आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण कृषि उद्योग का मिला जुला रूप है। वृक्षारोपण क्या है, कृषि और उद्योग का मिला जुला रूप है, मतलब ये कृषि भी है और उद्योग भी है। समस्त उपज का उपयोग, यानी वृक्षारोपण से जो समस्त उपज मिलता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी होता है। अर्थात इसे हम व्यावसायिक कृषि के रूप में देखते हैं, या इसे हम व्यावसायिक कृषि के रूप में जानते हैं। किसको, वृक्षारोपण कृषि को। अब जैसे मान लीजिए हमने एक लंबे एरिया में केले का पेड़ लगा दिया, तो केले का पेड़ क्या है, वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत आता है। यानी उसका प्रत्येक चीज हम यूज करेंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, उद्योग में आएगा, यानी वो टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, यानी वो सीधे मार्केट में आएगा। तो इस तरीके से वृक्षारोपण है। यूकेलिप्टस का हमने नाम लिया, सागौन हमने बताया, शीशम बताया, साखू बताया। ये सारे ऐसे पेड़ हैं जो वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत हम उगाते हैं। दूसरा है, भारत में प्रमुख कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, तो भारत में मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं या पाई जाती हैं। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। या जायद कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं जायद लिखा रहता है, कहीं कहीं जायद लिखा रहता है, वो अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग मतलब एक ही है। तो रबी की फसल मुख्यतः कब की फसल है, तो रबी की फसल मुख्यतः शीतकाल में उगाई जाने वाली फसल है। यानी इस फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर महीने तक हम कर लेते हैं। अब इन फसल में गेहूं उगाते हैं, चना उगाते हैं, मटर उगाते हैं, मसूर उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, इस प्रकार से लाही उगाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये, हाँ, गन्ना भी उगाते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सी फसल आती है, शीतकालीन। अब गन्ने की एक शीतकालीन भी फसल उगाई जाती है और एक बसंतकालीन फसल। बसंतकालीन फसल हम मान के चलिए फरवरी और मार्च में लगाते हैं गन्ने की। तो अब बुआई का समय इसका क्या है, रबी की फसल का अक्टूबर से दिसंबर माह तक हम इसकी बुआई करते हैं। इसके जो कटाई का समय है, गर्मी मुख्यतः अप्रैल और जून में इस प्रकार की फसलों का हम कटाई कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें आती हैं, तो हमने कहा गेहूं है, जौ है, सरसों है, मटर है, चना आदि। ये कैसी फसलें हैं, ये सारी रबी
की फसलें हैं। दूसरा फसल आता है खरीफ की फसल, बरसात के मौसम की फसल है। रबी की जो फसल है खरीफ की जो फसल है ये बरसात की फसल है। अब इसका उत्पादन हम कब करते हैं, इसकी बुआई कब होती है, यानी जून जुलाई यानी मानसून के आने पर हम इसकी बुआई करते हैं और इसके जो कटाई का समय है वो सितंबर से अक्टूबर तक है। अब इस बुआई खरीफ की फसल में मुख्यतः हम धान की फसल लगाते हैं, ज्वार बाजरा की भी फसल लगा देते हैं, है ना। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये सारी फसलें कैसी हैं, ये सारी फसलें खरीफ की फसल हैं। अब इसके बाद हम तीसरी फसल पर आते हैं और वो तीसरी फसल कौन सी फसल है, वो तीसरी फसल है जायद की फसल। इस जायद की फसल में हम क्या उगाते हैं, देखिए गर्मी के मौसम की फसल है। इसका मतलब ये हम मार्च अप्रैल और जून जुलाई में इस फसल का उत्पादन लेते हैं। आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा तरबूज, खरबूज और ककड़ी बड़ी मात्रा में आपको अवेलेबल होता है, तो ये इसी समय की फसल है। यानी कह सकते हैं कि जो पंपकिन ग्रुप की फसलें हैं उनको हम इस मौसम में उगाते हैं। तो गर्मी के मौसम का फसल है ये कौन सा, जायद की फसल। बुआई का समय इसका क्या है, मार्च अप्रैल जून और जुलाई में इसको हम बुआई करते हैं। और इसकी प्रमुख जो फसलें हैं तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा आदि, ये सब किसकी फसलें हैं, ये मुख्यतः जायद की फसलें हैं। अब इसके बाद हम चावल का अध्ययन करेंगे, इसके बाद गेहूं की फसल का अध्ययन करेंगे। ऐसे बाई मैप हम यहाँ पर देखेंगे कि चावल का उत्पादन भारत के किन किन क्षेत्रों में होता है, ये बाई मैप हम समझेंगे। इस मैप का बनाने का एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपके सिलेबस में 5 नंबर ज्योग्राफी से आता है, मैप से। सिंपली आपको बता देना होता है कि फला चीज़ भारत में कहाँ उगाई जाती। जैसे अगर यही पूछ ले कि भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, या उड़ीसा को चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में भारत में दर्शाइए, तो आप ये देखिए ये पूरा बेल्ट उड़ीसा वाला बेल्ट है। यानी यहाँ से ले करके ये पूरा बेल्ट, ये किसका बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट उड़ीसा वाला बेल्ट है जिसमें चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ये आइए देखते हैं। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। चावल भारत में, पूरे विश्व में चावल नंबर 2 पे उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। नंबर 1 पर चाइना है। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, यानी कि पहले नंबर पर चावल उत्पादन में कौन है, चाइना है। इसकी खेती में रुपाई के समय 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की जरूरत होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक की रिक्वायरमेंट होती है। यानी टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी 25 से 30, 35, 40 डिग्री तक टेम्परेचर हो। उसके बाद वर्षा 100 से अधिक हो, 100, 150, है ना। इस तरीके से वर्षा सबसे ज़्यादा चावल के लिए उपयोगी है। अधिक वर्षा तथा उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये फसल वहाँ होती है जहाँ पर एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नमी बनी रहती है। तो एनवायरनमेंट में नमी कहाँ बनी रहेगी भैया, जिस बेल्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पर एनवायरनमेंट में नमी बनी रहेगी। अब ये देखिए बिहार है, ये 7 सिस्टर वाला एरिया, मिज़ोरम वाला पूरा क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना, ये छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड और कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी प्रमुख भारत के चावल उत्पादक के क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र का मतलब जहाँ पर चावल का उत्पादन कम मात्रा में होता है वो गौड़ क्षेत्र कहलाता है, और जहाँ पर चावल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रमुख क्षेत्र कहते हैं। तो भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखिए प्रमुख क्षेत्रों में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ का भी है, ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, और कुछ पोर्शन इसमें मध्य प्रदेश का भी आता है। अब इसके साथ देखिए चावल उत्पादन के गौड़ क्षेत्र, ये पंजाब, हरियाणा, इधर पूरा ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये बीच में हरियाणा वाला बेल्ट है, इधर पूरा उत्तर प्रदेश, और कुछ पोर्शन ये मध्य प्रदेश का भी इसमें आता है। तो इस तरीके से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब और ये पूरा मध्य प्रदेश का कुछ बेल्ट। इसके बाद यहाँ देख लीजिए ये कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश का भी कुछ बेल्ट इसमें आता है, जो मुख्य गौड़ में भी आता है। आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है उसमें चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद ये देखिए केरला है,
तमिलनाडु है, इधर पूरा कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर चावल के गौड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा बेल्ट आपने देखा जहाँ पर ये चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल मिल सकता है। वैसे आप ध्यान रखें कि 5 नंबर मैप का ज्योग्राफी से आता है और 5 नंबर हिस्ट्री से आता है। तो इस तरीके से अगर आप इस ई अध्ययन के साथ साथ मैप का भी अध्ययन करते रहेंगे तो आई थिंक ऐसे ही कुछ क्षेत्रों के मैप आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे क्या होगा आपकी ये 5 नंबर बिल्कुल मतलब निःशुल्क हैं। आपने थोड़ा सा भी मेहनत कर दिया ना तो ये 5 नंबर आपके, ऐसे ही 5 नंबर हिस्ट्री में भी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और आप 10 नंबर के मालिक हो गए। 10 नंबर ये और 40 नंबर का MCQ यानी 50 नंबर। केवल 60 से लेकर 60, 50, हाँ 40 और 10, 50 और 20 नंबर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर आप पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आई थिंक आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो वृक्षारोपण है भारत की प्रमुख 3 फसलों। अब इसमें भी कभी कभी इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यूपी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता कि भारत की प्रमुख 3 फसलें कौन कौन सी हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो प्रमुख 3 फसलें रबी, खरीफ और जायद, आप इनको इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। कभी कभी चावल और गेहूं पर विस्तृत वर्णन करने को आ जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे विद मैप, आपने अगर चावल उत्पादक क्षेत्र पूछ लेता है तो ऐसे मैप शॉर्टली बना दीजिए, रफली मैप बना दीजिए और दर्शा दीजिए कि प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं। और तो आप समझ लीजिए कि आपका पेपर एकदम फर्स्ट क्लास झक्कास हो जाएगा। और ये आपके नंबर को गेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो छात्र अच्छे नंबर गेन करते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मेरा आपके लिए इतनी सलाह है कि आप अध्ययन जब भी करें, आंसर राइटिंग जब भी करें तो घिसे पिटे वाले पैटर्न पर ना करें कि वो विद्या क्वेश्चन बैंक रट लिया और उसी से आंसर लिख दिया, उससे एवरेज नंबर आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने नोट्स से इस तरीका से मैपिंग करके आपने आंसर लिखा तो आई थिंक आपको अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे बोर्ड में। तो इस आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कि आप अपने ऊपर लेबल करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपने ऊपर लेबर करेंगे, है ना, इससे आपको लाभ होने वाला है। हाँ, और एक चीज़, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी, है ना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।